उसके लिए हम लोग आज 3 बजे मिल रहे हैं, बट मैं सिर्फ ऑडियंस को रिमाइंड कराना चाहता था कि हम वापस 5 बजे के स्लॉट पे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तो हम लोग अपना ओपन फील्ड हर बार साइलेंस से शुरू करते हैं। हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे अभी, एंड ये साइलेंस है कोविड-19 के चलते इस दुनिया में इस वक्त बहुत सफरिंग है और कुछ लोगों को हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो हम इन 2 मिनट में उन लोगों को अपनी मेमोरी में याद करेंगे एंड उनको स्ट्रेंथ, करेज और साहस भेजेंगे अपनी तरफ से। सो 2 मिनट के लिए हम लोग साइलेंट में रहेंगे। मैं आप सबको 2 मिनट के बाद वापस लेकर आऊँगा। थैंक यू। ओके, वेलकम आप सबका। थैंक यू फॉर 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस। मेरा नाम साहिल है और इस बार की ओपन फील्ड में आप सबका लॉर्ड ऑफ वेलकम। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास इस वक्त 72 पीपल है जो इस कॉल पे जुड़ गए हैं, एंड ये सब लोग हम सब लोग देश के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से आए हैं। अरहान, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू टू कीप एवरीवन म्यूटेड as we go through. अरहान आपको अभी थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट पे रखेंगे ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, और जब आपको कुछ भी बात करनी होगी तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो आज का स्पेशल एपिसोड है ओपन फील्ड का, एंड पहले थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि ये ओपन फील्ड है क्या। तो ओपन फील्ड हमने कुछ 2 महीने पहले शुरू किया, एंड इसको शुरू करने के पीछे जो हमारा मकसद ये था कि जैसे जैसे कोविड फैल रहा था हमने देखा कि लोगों को काफ़ी उत्सुकता है जानने के बारे में कि असल में कोविड का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस देश में और इस दुनिया में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो ये लोग थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सीधा ग्राउंड पर उतर गए थे और कोविड को लड़ने के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ अपनी तरफ से कर रहे थे। तो इसमें से कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, कुछ सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे, कुछ और जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही थी। तो हमने जो ओपन फील्ड है वो एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन दोनों लोगों को साथ लेकर आते हैं। हम जो लोग कुछ काम कर रहे हैं और शेयर करना चाहते हैं कोविड के बारे में, और वो लोग जो कि ये समझना चाहते हैं कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस टाइम पे।
तो ओपन फील्ड एक ऐसा मंच है इन दोनों लोगों को साथ लाने के लिए। एक और बात थी, जब हम लोग ओपन फील्ड बना रहे थे तो हम ये नहीं चाहते थे कि ओपन फील्ड एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सिर्फ एक जन आ रहा है और वो बोल रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं। हम चाहते थे कि ओपन फील्ड एक ऐसी जगह हो जहाँ पे डायलॉग हो, जहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो, और दोनों तरफ लोग बातचीत कर सकें एंड ना कि सिर्फ सुन सकें। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ओपन फील्ड है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगले 1.5 घंटे में हम कैसे जाने वाले हैं, बट ओपन फील्ड का एक उद्देश्य और एक ट्राई यही रहा है कि लोग एक दूसरे से बात करें। सो इसके साथ आज के ओपन फील्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि आज हमारा ओपन फील्ड रहेगा कैसे। आई एम सॉरी। राइट, तो सॉरी फॉर दैट। आज का ओपन फील्ड एक स्पेशल हमारी कोलैबोरेशन है गूंज के साथ, एंड गूंज के साथ पार्टनरशिप है। एंड गूंज टीम आज हमको ज्वाइन कर रही है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं आज अंशु गुप्ता जी जो कि गूंज के फाउंडर हैं, शियोजी जी, अर्पिता जी और इमरान जी जो कि गूंज टीम के साथ काम करते हैं और पिछले 1-2 महीने से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इन ये 4 लोग हमारे साथ हैं और ये चारों लोग हमें हमारा थीम है आज का कोविड एंड रूरल इंडिया। तो कोविड का रूरल इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आज का जो सेशन है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलेगा। एंड जो for the part which is being spoken in Hindi, you will see that there is some translation happening in the chat box. So if you want to follow that, just keep your chat box open and go through that translation, which Arhan is going to continue putting through the open field. So आज का जो फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा सा हमने बदल दिया है, विच इज अभी हम लोग अपने पहले पार्ट में हैं, विच इज चेक इन। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा अंशु गुप्ता जी को, वो कोविड का जो इम्पैक्ट है हिंदुस्तान पे और बाकी रूरल इंडिया दोनों पे, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे। फिर हम जो टीम मेंबर्स हैं गूंज टीम से जो उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके साथ हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे। ये पैनल डिस्कशन मैं, श्रुति और अंशु जी लीड करेंगे। और इसके बाद आप सबके पास मौका है पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का, और हम लोग अपने अपने रूम्स में जाएंगे। एंड उस ब्रेकआउट रूम्स में जब हम जाएंगे तो आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस और इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। फाइनली हम वापस आएंगे सिंथेसिस करने के लिए और चेकआउट करेंगे। तो ये आज का ब्रॉड फ्लो रहेगा। एंड इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक कि हम लोगों को अभी जब हम ब्रेकआउट रूम में डालेंगे तो करीब हम 90 लोग हैं जिनको हमें ब्रेकआउट रूम में ठीक से डालना है। तो इसके लिए मैं अब क्या चाहता हूँ, अगर आप जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप आपकी जो स्क्रीन है, आपका जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, मेरा नाम साहिल सूद है, मैं अपना नाम देख पा रहा हूँ, और उस पर अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम और जिसके ब्रेकआउट रूम में आप जाना चाहते हैं, जैसे साहिल और मैं शिवजित के जी के रूम में जाना चाहता हूँ, तो मैंने अपना नाम, अगर आप देखें मेरा नाम बदल गया है और वो है साहिल और शिवजित। तो ऐसे ही हम लोग 1 मिनट लेंगे। अगर आप लोग अपना नाम बदल सकते हैं, पहला नाम आपका अपना नाम और दूसरा नाम आप जिस स्पीकर को सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हमको बोला कि वो सब तीनों स्पीकर को सुनना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा, आपको किसी भी एक स्पीकर को चूज करना है। तो ये 3 स्पीकर हैं, शिवजी जी, अर्पिता जी और इमरान जी। सो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अपने नाम के ऊपर राइट क्लिक करिए,
और फर्स्ट नेम और उसके बाद स्पीकर का नाम। हम लोग करीब 30 सेकंड्स लेंगे ये काम करने के लिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ, और अरहान चैट बॉक्स में उसने अरहान इंस्ट्रक्शंस भी डालेंगे कि ये कैसे करना है। अरहान ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस डाल दी हैं, तो आप एक बार वो देखकर अपना अपना नाम बदल लीजिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े। शिवजी, ओह सॉरी, माय बैड, द नेम इज प्रोनाउंस्ड एज शिवजी एंड नॉट शिवजी, सॉरी शिवजी। थैंक यू श्रुति। ओके, कुछ लोगों ने अपना नाम बदल लिया है, कुछ लोगों ने अभी नहीं बदला है। थैंक यू विनोद जी बदलने के लिए। सपना जी वेट कर रहे हैं, आप बदल सकते हैं तो ठीक है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एंड आज के एजेंडा में सबसे पहले अंशु गुप्ता जी हैं। सो मैं अंशु भैया को इनवाइट करूंगा। अंशु भैया, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and the stage is yours for the next few minutes. Thank you so much for joining us. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं जिंदगी में पहला सेशन देख रहा हूँ जहाँ पे आपने आते इस सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम ही बदलवा दिए हो। ये मतलब पिछले बहुत साल में पहला सेशन है मेरा ये। थैंक यू Sahil, Shruti, Arhan to and collab to organize this, and it's a beautiful moment क्योंकि एक पूरी टीम है जो इस काम में लगी होती है, और वो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उन लोगों से भी सुने, सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, क्योंकि असली काम वहीं होता है अलग अलग फील्ड में। मैं तो एक तरह का समझिए, मैं गूंज में भी एक सूत्रधार जैसा हूँ, मैं इधर से उधर चीज़ें करता रहता हूँ। तो मैं 15 मिनट लूँगा, 10-15 मिनट जो भी लूँगा, और उसके बाद यहीं हूँ आगे के कभी भी यदि ज़रूरत पड़े तो। और सिर्फ एक आई थिंक एक लार्जर बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा। मैं इस बात पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि गूंज क्या कर रहा है, ऑल्दो ये सेशन गूंज से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत उसमें रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक लार्जर पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चला है, और बदकिस्मती से इन दिस कंट्री हेल्थ से बड़ा डिजास्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिवर्स माइग्रेशन हो गया, हंगर हो गया, क्योंकि जॉबलेस होना तो बहुत सारे देशों में हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरह का नहीं हुआ जैसा हमारे यहाँ हुआ। और जिस तरीके से लाखों लोग उठ के यहाँ से चल दिए और पहुँच गए, या लाखों लोग अभी भी क्यू में हैं और सिर्फ एक फैसिलिटी की वेट कर रहे हैं या कोई तरीके की वेट कर रहे हैं जिससे कि वो इमीडिएटली वापस घर जा सके। तो 3-4 चीज़ें जो यदि आप में से कुछ लोगों ने पहले वेबिनार वगैरह सुने हैं तो आपके लिए ऑलमोस्ट रिपीट है, बट क्योंकि रियलिटी है तो ये बार बार रिपीट की जाएगी, क्योंकि हम लोग और डिजास्टर्स में भी लोगों को बोलते हैं कि डिजास्टर ऐसा चीज़ नहीं है जो इमीडिएटली जिसको टैकल किया जा सके। यदि आप किसी फ्लड और अर्थक्वेक की भी बात करते हैं तो बहुत गलतफहमी होती है हमारी कि वो जैसे ही मीडिया से ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही हमारे वहाँ पर कुछ आउटलेट्स, स्पेशली ईटिंग आउटलेट्स मैकडोनल्ड जैसे खुलने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मलसी आ गई, जबकि सच्चाई ये नहीं होती। किसी भी डिजास्टर की सच्चाई नहीं होती। मतलब वो एक डिजास्टर भले ही मिनटों में हो जाता हो या कुछ दिन में हो जाता हो, फ्लड को यदि हम देखें, बट जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है और बहुत लंबे समय तक। दूसरी बात ये होती है कि व्हेन इट अफेक्ट्स द पीपल हु आर ऑन द बॉर्डर लाइन, जो एक हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, तो जो हाशिए से ऊपर खड़ा हुआ इंसान है वो फिर भी समझ जाता है, बट जो बिल्कुल एक बॉर्डर पे खड़ा है, जिस ऐसे लोग जिनके साथ गूंज या ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन पिछले कई साल से काम करते हैं, जिनको आप बहुत माइनस लेवल से जीरो तक खींच के लाते हैं किसी तरीके से, उनके ज़िंदगी में जब इस तरह का कोई डिजास्टर होता है तो वो बिल्कुल ज़ीरो से और कई लेवल माइनस चले जाते हैं। वो बुरी तरीके से उधार में, डेट में घुस वहाँ पे एक उस चक्र में फंस जाते हैं, भुखमरी होती है। जो 10 से 12 हज़ार फार्मर हर साल, जिसका डेटा मिलता है, जो फार्मर सुसाइड कर रहा है, जो एक अननोन डिजास्टर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, या जिस तरीके से बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम के फ्लड्स हर साल आते हैं और उससे लोग सफ़र करते हैं और वो मीडिया की न्यूज़ भी नहीं है। ये सारे वो डिजास्टर हैं जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को कई लेवल नीचे चले जाते हैं। तो मतलब हम लोग अभी टीम में बात ही कर रहे थे कि यार हम लोग करीब 21 साल से लगे हुए हैं गूंज में,
और हमें कहीं ना कहीं अब इस बात का रियलाइजेशन है कि बहुत सारे इलाकों में पिछले 10-15 साल का हमारा काम बेकार हो गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रिमोट एरियाज में जा जाके आप लोगों के साथ काम करके डिग्निटी की बात करते हैं, उनको किसी तरीके से हंगर से बाहर निकालते हैं, वो अपने खेत पे काम करना खुद शुरू करते हैं। जो भी हम गूंज में करते हैं वो तो कुछ लोगों को मालूम है, बाकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बट हमारा हार्डकोर काम रूरल इंडिया की तरफ है, और हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो आप गड़बड़ हो गई, क्योंकि दोबारा से वो पॉपुलेशन वहीं की वहीं पहुंच गई जहां से हमने शुरू किया था काम, और कुछ पॉपुलेशन तो उससे भी नीचे चली जाएगी या चली गई, क्योंकि जिस इनफॉर्मल इकोनॉमी को इंडिया की स्ट्रेंथ माना जाता है, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी एक्चुअली डेली वेजर्स की भी तो इकोनॉमी है। एक जो जो लोग सेटल्ड नहीं है एक तरीके से, किसी जिनको एक मंथली पक्का रेमुनरेशन या सैलरी नहीं मिलती, इनफॉर्मल इकोनॉमी उनकी भी तो इकोनॉमी है। तो यदि दिहाड़ी वाले लोग 2 महीने में एक भी रुपया ना कमाए तो वो कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। मतलब आप सोचिए आज की डेट में ओला और उबर की जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, मैं कल ही किसी सेशन में बात बोल रहा था कि आपकी 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां हैं जो खड़ी हैं, बट बदकिस्मती से आप भी दिहाड़ी पे ही थे, क्योंकि जब तक आप अपना डेली वेजेस नहीं कमाएंगे, डेली नहीं गाड़ी चलाएंगे, आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत दुखद है कि आज वो ओला उबर के लोग जो लिटरली गाड़ियों के मालिक हैं, वो भी सड़क पर हैं और खाने की वेट कर रहे हैं। तो एक छोटा सा पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए मैं सिर्फ 2-3 बातें बोलूंगा यहाँ पर, कि देखिए, एक ये पहला डिजास्टर है हमारे लाइफ टाइम में एटलीस्ट, और शायद जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं लगभग सभी की लाइफ टाइम में, जो पैन इंडिया डिजास्टर है। मैं अभी पैन ग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पहला डिजास्टर है जो पूरे देश में डिजास्टर है। इस डिजास्टर ने इस बात को साबित किया है कि हमने सोसाइटी को कितनी बुरी तरीके से बांट के रखा हुआ था। और सच बात यह है कि सोसाइटी को हम अब फर्दर बांट रहे हैं, क्योंकि हम एक तरफ हमारे जैसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, और उसको बहुत सारे फैंसी नाम दे रहे हैं हम, और दूसरी तरफ हम लेबर लॉज में करेक्शंस के नाम पर हम ये कह रहे हैं कि तुमको वेजेस ज़्यादा मिल जाएंगे तो तुम अब 70-72 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हो। तो मतलब अब आप 12 घंटे फैक्ट्री में जाइए और काम कीजिए, और उसके बाद आपके बहुत सारे मैटरनिटी बेनिफिट से लेके मिनिमम वेजेस लॉ तक सब खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि क्योंकि पूंजी चलती रहनी चाहिए, फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, मशीनें चलती रहनी चाहिए इस देश में। इंसान का क्या होगा इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा है मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर, कि अल्टीमेटली हमने क्या गलत किया, और क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि हमने गलत किया। तभी तो शायद ये लाखों लोग 1 घंटा भी नहीं रुके और 500-500, 700-700 किलोमीटर की यात्रा पर पैदल ही निकल गए। तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन द रिलेशनशिप्स, द वे वी हैव ट्रीटेड पीपल। जैसे डेवलपमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है ना, आप किसी को डोनर बोलते हैं, किसी को बेनिफिशियरी बोलते हैं, जबकि सच बात यह है कि आज वो हर एक इंसान बेनिफिशियरी है जो घर के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको किसान ने कभी चावल उगाया था, उसकी वजह से उसका पेट भरा है। मैं कल ही एक बात बोल रहा था, शायद एनडीटीवी में सुबह एक सेशन था, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो आज एक हम ऐसे मौके पे, मतलब मुकाम पे पहुंच गए हैं, वी हैव कम टू अ लेवल जहां पर देश 2 हिस्सों में बट गया, सिर्फ 2 हिस्सों में बट गया, बाकी कुछ नहीं बचा। एक वो जिसके पास खाना है, और दूसरा वो जिसके पास खाना नहीं है। जिसके पास खाना है वो दीवारों के अंदर है, जिसके पास खाना नहीं है वो दीवारों के बाहर है। और सच्चाई ये है कि जिसने घर बनाया हमारा वो बेघर, और जो दीवारों के बाहर है उसने उस इंसान के लिए खाना उगाया जो दीवारों के अंदर है। तो बड़ा ये एक ऐसा टाइम है जब शायद हम लोगों को बहुत स्पिरिचुअल होकर, बहुत इमोशनल होकर, बहुत अलग तरीके से लाइफ को सोचना होगा। आई थिंक वो, मुझे तो लगता है कि मुझे इस चीज़ ने बहुत पर्सनली बहुत इफेक्ट किया है, बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट किया, क्योंकि मुझे उस पूरे ह्यूमैनिटी और काम करने के तरीके और सोचने के तरीके और रिश्तों पे शक हो गया है, और बहुत बड़ा शक हो गया है। और वो शक साबित हो गया है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शक होकर रह गया, वो हमने होते हुए देखा है। लास्ट पॉइंट जो मेरा इसका है, एंड देन वी कैन टॉक लेटर, और क्योंकि 3
और बल्कि और भी लोग हैं, अर्पिता हैं, इमरान हैं, शिवजी हैं, सुरेश है, अनीता है, बहुत सारे लोग हैं जो टीम के बहुत पिलर्स हैं और बहुत बड़े बड़े मोर्चे इन लोगों ने इस टीम में संभाले हुए हैं, तो ये लोग और शेयर करेंगे। बट देखिए, एक और जो हम लोगों का थॉट प्रोसेस था पर्सनली मेरा और गूंज का, जो हम बहुत इस पे किया करते थे कि इस देश ने बहुत ही बुरी तरीके से गांव को इग्नोर किया। हमने ये कहा था कि स्लम कभी भी सिटी का एक्सटेंशन नहीं होते, स्लम गांव का एक्सटेंशन होते हैं। ये बात बहुत सेशंस में बोल चुके हैं हम, लोगों को समझ नहीं आती थी ये बात। लोग हमेशा स्लम को सिटी का एक्सटेंशन मानते हैं। हम कहते थे कि यदि सिटी का एक्सटेंशन है तो मेरे और आपके जैसे लोग जाके वहाँ क्यों नहीं रहते। तो ये बात आज पूरी तरह से साबित हो गई कि स्लम हमेशा और हमेशा गांव का एक्सटेंशन थे, क्योंकि हमने इस देश के गांव को की कोई फिक्र नहीं करी, कोई कद्र नहीं करी। हमने वहाँ के लोगों को धक्का दिया, भूखे मरने पे मजबूर किया। तो बिना किसी अपॉइंटमेंट लेटर के, बिना किसी इंटरव्यू कॉल के वो हजारों लाखों लोग चले आए धक्के खाते हुए, पुलिस की लाठियां खाई, रेलवे स्टेशन पर सोए, भूखे रहे। उसके बाद किसी तरीके से कुछ लोग यहाँ सेटल हुए, कुछ गंदी गलियों में उनको कहीं रिहायशी जगह मिली, हमारे घर में मेड बन गए, ड्राइवर बन गए। बड़े स्किल्ड लोग थे, कई एकड़ जमीन भी थे, किसान थे, 100 किस्म के चावल खोज निकाले थे उन्होंने। बट देश किसान को तो अनस्किल्ड बोलता है, फिर यहाँ ला के प्लम्बर बना देता है, कारपेंटर बना देता है, फिर कहता है अब तुम स्किल्ड हो गए। क्योंकि प्लम्बर और कारपेंटर हमको चाहिए, ऐसा नहीं कि किसान हमको चाहिए नहीं, बट हमें तो यहाँ प्लम्बर और कारपेंटर इमीडिएटली चाहिए। खाना तो हमें मिल ही रहा है, किसान अपना पेट काट के देता ही है हम लोगों को उस हिसाब से। तो हमने बड़ी बेकदरी की है, हमने खाने को बड़ी इज्जत दी है और किसान की बड़ी बेकदरी की है। हमने गांव की बड़ी बेकदरी की है, शहरों को हम न जाने क्या बनाना चाहते हैं। और देखिए, सच बात यह है कि बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े 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 प्राइवेट अस्पताल, बड़ी कॉर्पोरेट की बिल्डिंग सब धरी की धरी रह गई। हमारी बड़ी बड़ी कारें हमारे घरों के बाहर पार्क हैं, जिसके घर में 3 पार्क हैं, उसके घर के बाहर 3 गाड़ियां पार्क हैं इस समय। और 1.5 महीने बाद, अभी या महीने भर बाद जब ऑन करना चाहेंगे उसको, तो शायद मैकेनिक बुला के गाड़ी ऑन करनी पड़े। काम क्या आया? काम आया दाल चावल, जो कहीं किसान ने उगाया था, और उसको हम इतनी बुरी तरीके से बेकदरी करके बैठे हुए। हम सबको एहसास हो गया कि 4 टी-शर्ट बहुत हैं 1 महीने में जीने के लिए, दाढ़ी ना भी बने तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ एहसास हो गया। तो मेरा एक ही है इसमें कि मैं चाहता हूँ कि ये समाज थोड़ा बदले अब। और मेरी बड़ी उम्मीद है, मैं टकटके की बांधे बैठा हूँ। मेरी वायरस से बड़ी उम्मीद है कि वायरस किसी भी तरह से हमको फिजिकली ना बर्बाद करे, हमें बख्श दे, लेकिन हमारी सोच पे जरूर एक अटैक करे। ये मैं उस वायरस से भी उम्मीद रखता हूँ कि भाई सोच तो कम से कम हमारी बदल ही दो अब कुल मिला के। और लास्ट पॉइंट, गांव की बेकदरी की मैं बात कर रहा था। इस डिजास्टर को आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये डिजास्टर इमीडिएटली खत्म नहीं होने वाला है। लॉकडाउन एक डेट नहीं है जो सरकार घोषित करती है। लॉकडाउन तब तक है जब तक आप बाहर निकलने में सेफ नहीं है, जब तक आप किसी को दिल से हग नहीं कर सकते। लॉकडाउन तब तक है जब तक इस देश के तमाम लोगों का, इस दुनिया के तमाम लोगों का रोजगार वापस नहीं आएगा और वो अपना खाना खुद नहीं कमाना शुरू करेंगे, तब तक ये लॉकडाउन है। तो ये बड़े लंबे अरसे तक चलने वाली लड़ाई है। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, हम सबको इस डिजास्टर में सिर्फ ये दिख रहा है कि सिटी में बहुत सारे माइग्रेंट्स और जॉबलेस लोग हो गए हैं और वो अटके हुए हैं और उनको कोई जाने नहीं दे रहा, जो सच है। क्योंकि हर एक इंसान का एक अधिकार है कि जब भी हम लोग मुसीबत में होते हैं, हम सभी लोग आज इसलिए शायद खुश हैं किसी तरीके से क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने परिवारों के साथ में हैं। तो इस देश के हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि यदि वो बहुत दुख में है तो वो अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ में रहे, हस्बैंड वाइफ के साथ में रहे, ब्रदर सिस्टर के साथ में रहे। ये इस देश का, ये किसी भी नागरिक का एक बेसिक अधिकार होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ उन लोगों तक अटका हुआ या सीमित नहीं है जो किसी शहर में अटके हुए हैं। हमें अपना ध्यान उन लाखों करोड़ों लोगों तक लगाना है जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, और वो हैं किसान, वो हैं गांव। कुल मिला के लाखों लोग जो भी इस बार गए हैं या चले हैं, वो गांव से शहर की तरफ नहीं चले, वो शहर से गांव की तरफ चले हैं। तो आज
जो हम लोग, क्योंकि गूंज में तो हम बहुत लार्ज स्केल पे गाँव पे काम करते हैं, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बोल सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आज गांव ऑलरेडी हमेशा से रिसोर्स स्टार्व्ड रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत रिसोर्सेज रहे हो। आज जो कंडीशन है वो ये है दैट यू हैव मोर पीपल इन द विलेजेस, लेस रिसोर्सेज। कि गांव में आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सब लोग चल के वहीं गए हैं या अल्टीमेटली वहाँ पहुंचेंगे, और रिसोर्सेज वहाँ कम है और बहुत कम है, क्योंकि जॉबलेस यदि शहर के लोग रहे तो जॉबलेस गांव के लोग भी रहे। टमाटर वहाँ सड़ा, सब्जियां वहाँ सड़ी। ऐसा नहीं कि उनकी कोई इनकम होती रही हो, ऐसा नहीं कि पीडीएस सिस्टम इस देश का सडनली बहुत एफिशिएंट हो गया और सबके घरों में अनाज चला गया हो, ऐसा नहीं होता। तो मेरा बस एक ही इच्छा है, आप अपने सभी सुनने वालों से और डू गुडर से और सोचने वालों से, कि थोड़ा इसको गहराई से देखें। बदकिस्मती से हमने कभी गांव पे ध्यान नहीं दिया एज ए नेशन, बट नाउ दैट पीपल हैव लेफ्ट अस एंड पीपल हैव शोन अस अवर फेस एंड हैव टोल्ड अस कि हम ढंग के लोग नहीं हैं, हम इज्जत से लोगों से पेश नहीं आए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ तक जाके उनसे माफ़ी मांगी जाए और उनके साथ में काम किया जाए। हमारी पूरी टीम गूंज की 100%, ऐसा नहीं कि हम सिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत कुछ। अभी कल ही इमरान से बात हो रही थी, इमरान शायद आपको बताएंगे कि अकेले दिल्ली में पिछले करीब कुछ 4-6 हफ्तों के अंदर हम लोग 11,000 फैमिली किट्स पहुंचा चुके हैं। और हमारी फैमिली किट 2-4 किलो की नहीं होती, वो 20 से 30 किलो की होती है। खाली दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, तो और शहरों में भी लगे हुए। बट हाँ, मतलब पिछले हफ्ते का यदि मैं डेटा उठाता हूँ तो करीब 6 लाख किलो अनाज हम लोग अभी तक पहुंचा चुके हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के 20 स्टेट्स के गांव में है, क्योंकि वो हमारा एक रेडी नेटवर्क था। मैं यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं, और मैं यहीं हूँ, यदि कुछ भी सवाल जवाब होंगे तो उस पर बात करेंगे। और साहिल, यदि आप एक बार तीनों लोगों को हल्का सा इंट्रोड्यूस करा दोगे, तो पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, उसके बाद आपके हाथ में आ सकते हैं उन तीनों लोगों से। चलेगा? थैंक यू सो मच अंशु भैया, दिस हैज बीन हेल्पफुल। श्रुति, आप हो वहाँ पे? हाँ, Okay. सॉरी मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा पुअर है तो वीडियो नहीं ऑन हो रहा। अंशु भैया, पहले इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन कर ही रहे हैं, तो एक चीज आपसे एक क्वेश्चन था, उसके बाद हम बाकी स्पीकर्स और आपके साथ में वापस वो क्वेश्चन भी खोलेंगे कि ये एक बड़ा यूनिक सा डिजास्टर है जहां पर, क्योंकि गूंज 25 साल से डिजास्टर रिलीफ और रिहैब पे तो काम कर रहा है, पर आई थिंक ये पहले बार ही ऐसा वाला डिजास्टर है जहां पे डिजास्टर चल भी रहा है, उसका प्रिवेंशन भी चल रहा है और उसका रिलीफ वर्क भी साथ साथ चल रहा है। तो उसके ऊपर आप कुछ कॉन्वर्सेशन या कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे कि उसका क्या नजरिया है ऑन ग्राउंड, एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि काम इस टाइम पे किस पे ज्यादा हो रहा है और किस पे होना चाहिए? तो श्रुति, एक तो खैर 21 साल हुए हैं, और दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये डिजास्टर अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। मतलब बेसिकली जो नेचर ऑफ डिजास्टर है वो तो हेल्थ है, यदि हाँ आप जी। लिखें तो जिंदगी में इसको हेल्थ डिजास्टर के कॉलम में लिखा जाएगा जब भी होगा। बट यदि आप उसका आउटकम देखते हैं तो वो तो सारा भुखमरी, डिस्प्लेसमेंट है, माइग्रेशन है, जॉबलेसनेस है, इंडस्ट्रीज को बैठना है, वो सारी चीजें हैं। हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पैन इंडिया डिजास्टर हम लोग हैंडल कर रहे हैं। हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि हम इसमें जितना इतने लार्ज स्केल कैंपेन बिल्ड हुआ है वो बहुत लोगों ने घर के अंदर बैठ के किया है। मतलब मैं खुद फरीदाबाद रहता हूँ, और फरीदाबाद आज तक रेड जोन में है, तो मतलब मैं खुद इससे बाहर नहीं निकल पाया हूँ। ऊपर से फरीदाबाद के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उन्होंने दिल्ली से डॉक्टर्स तक लाने को मना कर दिया है। मतलब डॉक्टर जैसे एज इफ डॉक्टर्स ही सारे इन्फेक्शन लाते हो यहाँ पर, वो भी एक अलग अलग चीज चल रही है ना, क्योंकि 50 पहरेदार हैं इस समय। RWA के प्रेसिडेंट तक भी पहरेदार होता है कि वो किसको घुसने देगा, किसको नहीं घुसने देगा। कुछ सही कर रहे हैं, कुछ क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आता। तो बड़ा एक अजीब सा डिजास्टर हुआ ये, जिसमें हमारे लिए भी बहुत कुछ नया है, और वो शायद आप उन तीनों लोगों से और लोगों से सुनेंगे उसमें, क्योंकि ये डिजास्टर अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। नॉर्मली क्या होता था कि एक डिजास्टर कुछ सेकंड या कुछ मिनट में हो जाया करता था, या कुछ एक फ्लड है जो कुछ दिन चला करती थी, और उसके साथ साथ में आपका एक रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता था। हमने कभी भी कोई डिजास्टर ऐसा हैंडल नहीं किया जहां पर एक लंबे समय तक हमें सिर्फ और सिर्फ हंगर और स्टारवेशन की चिंता हो। हम 1 महीने तक राशन वगैरह पे काम करके हम लोग और चीज़ों पे मूव कर जाया करते थे।
और ये एक ऐसा डिजास्टर है जहां पर हमें अगले कुछ समय तक सिर्फ हंगर की चिंता है। बहुत सारे सेशंस में यंगस्टर्स मुझसे पूछते हैं कि सर सस्टेनेंस, भैया सस्टेनेंस, और मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई सर्वाइव करोगे तभी तो सस्टेन करोगे। तो पहले तो कुल मिलके सब लोग मिलके लोगों को जिंदा रखने का काम करते हैं। ये सब हम लोगों ने मतलब ऐसे नहीं किया कभी। तो हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ नया है। सारी नई अप्रोच मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग बाकी लोग बताएंगे। बट हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि एक बात प्रूव हुई कम से कम हमारे इस मॉडल में कि 21 साल तक एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों में काम करके किस तरीके से 3 दिन के अंदर टीम मिलके पूरी स्ट्रेटजीज चेंज कर लेती है, नए फॉर्मेट ले आती है, नए तरह से लोगों से बात करती है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर देती है। हब एंड स्पोक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल था उसको एक किनारे रखती है और उसको सिर्फ कुछ जगह एप्लीकेबल करती है, बाकी जगह कुछ और तरीके से करती है। आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस डिजास्टर, एंड दिस इज वन डिजास्टर। अगेन द डिफरेंस इफ आई से, वी डोंट नो what is the end date of this disaster। और ये वो डिजास्टर है, जैसे एक और फर्क है कि हर एक दूसरे डिजास्टर में आपको नॉर्मली एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन दिखता था। आप कहीं बाढ़, सुनामी, अर्थक्वेक में लार्जली आप फिजिकल डिस्ट्रक्शन देखते थे। इसमें फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा, बट ये उससे भी बड़ा डिजास्टर है। और कोई और डिजास्टर होता था, शुरुआत में बहुत गंभीर होता था, धीरे धीरे चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती थी। इस डिजास्टर की गंभीरता वक्त के साथ बढ़ रही है। मतलब इनिशियल फेज में यदि आपके पास कुछ अपनी सेविंग थी या कहीं से कुक्ड मील मिल गया, आप किसी तरह से रह गए, जो भी हुआ, बट इसकी आप देखिए तो किस तरीके से लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब कोई बंदा ये डिसाइड कर ले कि फैमिली के साथ 1000 किलोमीटर वॉक करेगा, तो कोई मजाक बात नहीं है। इससे 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 थप्पड़ ऑन अस, टू बी ऑनेस्ट। ओवर टू यू श्रुति। थैंक यू भैया। सो अभी हमारे साथ में, जैसे अंशु भैया बता रहे थे, इमरान, अर्पिता और शिव जी हैं जो कि ऑन ग्राउंड काफी सारा काम कर रहे हैं। इस बारी का हमारा फोकस था रूरल इंडिया पे स्पेसिफिकली, और 3 चीजों की हमने कोशिश की थी कि साझा बांधे, एक थोड़ा और समझ बांधे कि गूंज ने सामने अपने एक जो देखा, सिचुएशन देखा, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो गूंज की लर्निंग के थ्रू हमारी लर्निंग हो पाए। तो इमरान, अर्पिता और शिव जी, शुरू करने से पहले एक बारी आपको इनवाइट करते हैं कि आप एक क्विक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपका गूंज में रोल क्या है और आप कौन सा काम कर रहे हैं अभी ऑन ग्राउंड। सो इमरान से स्टार्ट करते हैं। हेलो एडमन, मेरा नाम इमरान खान है और मैं गूंज में तकरीबन 15 साल से हूँ। और जो मेरी जिम्मेदारी है वो प्रोसेसिंग सेंटर है। इसके अलावा कुछ रूरल पार्ट में भी है, पार्टनरशिप में भी है, लेकिन मोटे तौर पर मेरी जिम्मेदारी अर्बन में और जो प्रोसेसिंग सेंटर है इसमें लगभग 250 लोग की जो टीम है उसमें मतलब उसका एक हिस्सा है। शिव जी। थैंक यू इमरान। शिव जी, आप यहाँ पे हैं? नमस्ते, मेरा नाम शिवजी चतुर्वेदी है और मैं भी बिहार में हूँ। करीब 14 साल हो गए गूंज में, और बेसिकली बिहार का काम देखता हूँ। इसके अलावा बाकी और जगहों पे भी जहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन का काम चलता है उसको कभी कभी गाइड करते हैं, और जहाँ भी इससे डिजास्टर आते हैं वहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, वहाँ जाते हैं हम लोग काम करते हैं। वर्तमान में हम लोग कई जगहों पे इस कोविड में काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। जो टीम है अपनी सब जगहों पे लगी हुई है और काम कर रही है जी। थैंक यू शिव जी। अर्पिता? दिस चैप्टर इन लार्ज लेवल पे, और एक जो है कि हम पूरे पार्टनरशिप और इम्प्लीमेंटेशन पे भी पिछले 9 साल से गूंज में काम कर रहे हैं। और बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, डिजास्टर एंड गूंज का जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज है इन द रूरल एंड अर्बन, हम बोथ पे ही ये सारी चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं विद आवर टीम।
थैंक यू सो मच आप तीनों को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और मीना ने बताया था गूंज से और भी बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ में, तो प्लीज अगर आपको लगता है कि बीच में कुछ ऐड करना है जो मिस हो रहा है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके जरूर ऐड करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन जो हमारे, तो हमने लोगों को जब यहाँ पे इनवाइट किया था ओपन फील्ड में, तो उनको ये भी बोला था कि अगर उनके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो साइन अप फॉर्म में भर सकते हैं। तो हमने उन क्वेश्चंस को इकट्ठे किया और हम वो क्वेश्चंस आपके समक्ष रखेंगे फॉर दी ऑडियंस। अगर कुछ क्वेश्चंस मिस होते हैं तो इसके बाद एक और सेगमेंट है जिसको हम बार बार ब्रेकआउट रूम बोल रहे हैं, मतलब आप लोग को डिवाइड किया जाएगा इन तीनों स्पीकर्स के साथ में। तो अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आप वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इमरान, अर्पिता और शिव जी, एक पहला क्वेश्चन कि जैसे अभी अंशु भैया बात कर रहे थे कि 21 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद अभी बहुत सारे चेंजेस आए, तो आपके एक्सपीरियंस में कोई एक की चेंज या की शिफ्ट जो आपको लगा, जो आपको ऑन ग्राउंड या फिर जो आपका तरीका था करने का उसमें एक चेंज आया जो और क्विकली अडेप्ट किया गया? तो अगर एक की शिफ्ट आपको समराइज करना है तो वो कौन सा होगा? अच्छा, ठीक है। अगर कोई एक चीज है तो वो ये है कि क्विक जिस तरीके से मतलब जो गाइडलाइन मिली है या फिर जो प्रिकॉशन लेना है, उस प्रिकॉशन में रहते हुए हम कितना जल्दी अडॉप्ट करें उस प्रिकॉशन को, और उस प्रिकॉशन में रहते हुए हम अपने काम को बखूबी किस तरीके से करें। यानी कि हमारी जो जरूरत है और जो हम काम कर सकते हैं, जिस लेवल पर कर सकते हैं, वो इस सिनेरियो में विद प्रिकॉशन और सबको एक दूसरे के हेल्थ का ख्याल रखते हुए कितना अच्छे तरीके से कर सके, ये हमने बहुत जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश की है। जी कैन आई ऐड? हाँ, मतलब अगर एक दो लाइन में था तो ठीक तो है। मैं इसलिए, हाँ इमरान, मैं इसलिए ऐड करना चाह रहा था श्रुति, आई थिंक और इमरान आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में बोलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सुन रहे हैं वो इन सारी नई अप्रोचेस को समझ सकें, क्योंकि हमारा एक मकसद गूंज का हमेशा रेप्लिकेबल होना रहा है कि लोग हमारे मॉडल से सीख लें, नकल कर लें, रेप्लिकेबिलिटी है। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक सेंटर जो कोई 250-300 लोगों का सेंटर हो और उसमें रूल्स और रेगुलेशन वाइज सिर्फ 15, 20, 25 लोग अलाउड हों, और जो सेंटर में हम बिल्कुल अगल बगल में घिच पिच करके बैठा करते थे, उसमें आज 6 गज की दूरी पर बैठ के आप एग्जैक्टली पैकिंग का काम कर रहे हैं या मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक चीज़ है। और सभी ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूँगा कि 3 जो साथी अभी यहाँ पर हैं हमारे गूंज के, वो तीनों ही गूंज के पिलर हैं, और बाकी और भी लोग हैं, सुरेश हैं, अनीता हैं, ये लोग गूंज के पिलर हैं, शांति से काम करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े एरियाज, बड़े बड़ी चीज़ों को संभालते हैं, और एक लकीली सिर्फ अपने रोल तक सीमित नहीं है। जब हम नेशनल लेवल पे स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करते हैं या सब कुछ करते हैं, पहले मिलके किया करते थे, आजकल जूम कॉल पे करते हैं, तो ये सभी लोग इनका की हिस्सा हैं। और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत वाइब्रेंट रखा जाए और आप लोगों के बाद में सवाल जवाब बाकायदा खूब होते रहें, जिससे कि कुछ चीज़ें निकल के आए। शुक्रिया। कैन आई एक्सप्लेन? तो जब शुरुआती ही दौर में जब हम लोगों को ये एहसास हो गया कि हम लोग को बिल्कुल पैक होकर या अलग तरीके से काम करना है, और ये सच है कि हम सभी लोगों को ये एहसास था कि हम लोग हर चीज़ घर पर बैठकर शायद ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, खासतौर से प्रोसेसिंग सेंटर। तो और लेकिन बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी था और बहुत सारे डर भी थे, और जिस तरीके से न्यूज़ भी आ रही थी। तो हमने ये पहले शुरू में डिसाइड किया कि हम एक टीम बनाएंगे और खुद भी कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, और अपनी टीम को भी बिल्डअप करेंगे या अपनी टीम को वो कॉन्फिडेंट देंगे। तो पहले जो 4-5 बंदों से टीम में बात हुई, वो बंदे हैं जो अपनी फैमिली के साथ नहीं, यानी कि उनकी फैमिली गांव में रहती है, यूपी बिहार या कहीं दूर रहती है, वो अपने फैमिली के साथ नहीं, यहाँ पर सिंगल रहते हैं। तो उन लोगों की एक टीम बनाई गया कि वो हमारे प्रोसेसिंग सेंटर में रहें और यहीं पे खाने का इंतजाम हो, यहाँ तक कि बेडिंग का कितना डिस्टेंस पे बेडिंग रहेगा, कितने घंटे पर हमको हाथ धोना कंपलसरी होगा, मास्क लगा के बिना, मतलब वो 1 मिनट भी बिना मास्क के नहीं रहेंगे, या ग्लव्स किस तरह का यूज करना है,
ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग मटेरियल में भी डील कर रहे हैं और मतलब इंसानों मतलब ऐसे ह्यूमन भी लोगों को फेस करना है, तो मटेरियल में डील करना एक बहुत अपने आप में एक चैलेंज भी था। तो वो जो हमारी टीम है वो देन उसमें से खैर बहुत सारे लोग रेडी थे, लेकिन हमारी कोशिश थी कि जो यहाँ पे सिंगल रहते हैं वो यहीं पर रहें, यहीं पे प्रोटेक्टेड रहें, बिल्कुल बाहर न निकले, और जो हमारे पास सामान है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो वो बिल्कुल शुरुआती दौर में, चूंकि हम लोग इतना प्रिकॉशन मतलब जब भी कोई डिजास्टर होता है वो प्रिकॉशन वगैरह तो हम लोग लेते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये पहले तरीके का है इस दुनिया में, पहले तरीके का, इस जनरेशन मतलब शायद फर्स्ट टाइम ही सब लोग देख रहे हैं। तो इन हालात में अपने आप को प्रिपेयर करना, मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना और अपनी टीम तैयार करना, ये हमारे लिए एक बड़ी बात थी। और टीम भी बहुत इस तरीके की, वो बिल्कुल सपोर्टिव है कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जरूर कर सकते हैं। और वो एक शुरुआत हुई और उनको देख करके फिर हमें परमिशन मिला कि हम मास्क बना सकते हैं। तो इन हालात में हम लोग को मतलब फिर जो एक हॉल है, अगर वहां पर 70 से 80 स्टिचिंग मशीन रखी जा सकती है, वो करीब 20 से 25 स्टिचिंग मशीन के एक स्पेस में मतलब उसको कन्वर्ट किया गया, एक डिस्टेंस किया गया, सैनिटाइज किया गया, सुबह और शाम लिक्विड से सब कुछ सैनिटाइज करना है, सर डस्टिंग करनी है, मास्क लगा कर काम करना है। फिर उसमें भी हम लोग ये देखें कि किन लेडीज की क्या उम्र है, जो मतलब बिलो 30 हो तो ज्यादा बेहतर हो या 35 हो तो ज्यादा बेहतर हो। फिर उनके साथ मीटिंग हुई और 15 लेडीज से हमने मास्क बनाना शुरू किया। और चूंकि उस वक्त कहीं से कपड़ा या कुछ नहीं आ सकता था, तो हम लोगों ने अपने पूरे प्रोसेस सेंटर में देखा कि कितना जितना भी नए कट पीसेस रखे हैं या थान का कपड़ा है, उसको किस तरह से मास्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि जब 4 या 5 लोगों से जब हमारी शुरुआत हुई और फिर वो 15 लेडीज से मास्क बनाना शुरू हुआ, एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ, तो वो इस तरीके से हो कि हमारी टीम की तरफ से ही फोन आने लगा कि सर हमें प्लीज इन्वॉल्व कीजिए, इन हालात में हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन परमिशन और प्रिकॉशन की बात थी कि हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो गाइडलाइन थे उन्हीं के मुताबिक हमारी कोशिश रही। और वो जो 15 लेडीज या 5-6 बंदों से जो शुरुआत हुई, वो हमारी जिंदगी में भी बहुत अहम रखता है उस विश्वास के लिए कि हम इन हालात में भी निकल कर और किस तरीके से काम कर सकते हैं। वो हमारे अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने जिस तरह से हम लोग परेशान थे, ऐसे कुछ गुंज फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको ये एहसास होने लगा कि यार हमारी टीम मतलब वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड उस माहौल में काम कर रही है, यानी कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव होगा, यानी कि मतलब जो जितना ट्रॉमा में है, जितना जिन हालात में है, उससे हम लोग निकल सकते हैं। तो मास्क बनना स्टार्ट हुआ और जो हमारे पास राशन था उसकी किट बनना स्टार्ट हुआ। उसके अलावा हमें फिर परमिशन मिली और सैनिटाइज हर जगह होता गया, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटाइजिंग टाइम टू टाइम होता रहा, तो हमने माईपैड बनाने भी शुरू किया। तो इस वक्त अगर हम बात करें, तो अगर हम फैमिली किट, जो राशन किट की बात करें, तो लगभग 800 से 1000 किट रोज बनता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। इसके अलावा मास्क की अगर हम बात करें तो कम से कम 1200 से 1500 मास्क रोज बनता है और सैनिटरी नैपकिन पैड करीब 100 से 120 रोज बनता है। इन हालात में मतलब हमारे लिए तो चैलेंज था, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है कि खाना भी बनाना है तो उसका तरीका क्या हो सकता है, खाना है तो कितना डिस्टेंस पे रखना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है या फिर इम्यूनिटी बिल्डअप करना है। तो हमने चना, जैसे रात में हम लोग भिगाना है तो सबको चाय की जगह पर पहले चना देना है, फिर अगर चाय पीना है तो अलग बात है, लेकिन चना जरूर खाना है। हमारे पास बहुत सारे लिक्विड, उसमें एलोवेरा और आंवला का जूस था, वो किस 2 मीटिंग लेना है ताकि लोगों की इम्यूनिटी डिस्टर्ब रहे। किसी को थोड़ी सी भी अगर तबीयत खराब हो रही है या सर में दर्द हो रहा है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, एक दूसरे के लिए किस तरह से खड़ा होना है, क्या वॉच करना है। तो ये सारे हालात से हम लोग भी बहुत सीखे। और इवन कि जो लैंडलॉर्ड थे जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन पैड बनता है, वो जब हमारे यहाँ लेडीज गई तो 5-6 लेडीज से शुरुआत हुआ, तो वो आकर के मतलब वो हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि बहुत वक्त हुआ कि ये सिलाई मशीन की आवाज आई और हम इंसान देखें, अब हम जिंदा हैं। क्योंकि वो इतनी बिल्डिंग के मालिक लोग हैं, लेकिन जो हालात है, जो एकदम सन्नाटा और जिस तरीके से प्रॉब्लम में था, वो हम लोग को देख कर दिन वो हाथ जोड़ने की बहुत मेहरबानी है। बल्कि आप अगर कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटा रह ले तो शायद हम आपकी वजह से जिंदा रहेंगे इन हालात में। तो ये क्योंकि मटेरियल में डील करना या लोगों को फेस करना या ट्रक ड्राइवर से लेकर के कोई भी इंसान है, जब भी कोई आता है तो आमतौर पर हमारे यहाँ ये तरीका है कि हमारे ऑफिस में आएगा, उसको सबसे पहले हम लोग पानी पूछेंगे, कुछ पूछेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर भी सामान है और फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अगर कोई इंसान आता है
तो उसको वेट करना पड़ता है बाहर रोड पे ही, फिर हम लोग जाते हैं उससे मिलते हैं, लेकिन उसको अपने पास बुला करके बैठा करके एक कप चाय नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन इन हालात में उन सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे एक दूसरे के साथ खड़ा होना, ये हमने भी सीखा है, और ये शायद यही वजह है कि हम लोग इतना कर पा रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच इमरान। काफी 15 लोगों में अगर इतना सब कुछ हो पा रहा है तो वो अपने में काफी बड़ी चीज है। और अंशु भैया, आपने बोला था पहला क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? सॉरी मैं बह गई, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है। नहीं, तुम आप चलते रहो, मैं आराम से, मतलब आई एम लिसनिंग, और जहां मुझे लगेगा मैं बीच में आ जाऊंगा अपना राइट मान के। तो आप प्लीज, आई थिंक इज गोइंग वेरी वेल, प्लीज कैरी ऑन। यही सवाल था कि भाई हमने क्या बदला, क्योंकि 20-21 साल से एक तरह से काम करते हैं और उसमें आप बहुत कुछ बदला इस साल, ये तो हमें मालूम है। तो आई थिंक इफ वी हियर इट फ्रॉम इमरान, शिवजी, अर्पिता एंड अदर पीपल, दैट्स मच बेटर। प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, तो अर्पिता, शिव जी, आप में से अगेन इसी सवाल के ऊपर अपने दायरे में आपके काम में जो एक बदलाव आया उसके बारे में बताना चाहेंगे तो? जी, मुझे लगता है कि गुंज का जो मुख्य आधार रहा है वो श्रमदान का रहा है बेसिकली, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो अब ये हम लोगों के लिए इस कोविड में ये मुश्किल घड़ी थी कि कैसे हम लोग बिना श्रमदान के और लोगों तक सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जो काम है गूंज का उसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहता है कि लोग भी पार्टिसिपेट करें उसमें। तो टीम के जो लोग थे खासतौर पे वो भी सोच रहे थे कि कैसे हम लोग, अब लोग क्योंकि लोगों को घर के अंदर ही रहना है, उनको बाहर नहीं निकलना है, तो ये हम लोग के लिए शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि अरे हम लोग सामान दे रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग उस लेवल पे जा रहे हैं ताकि जैसे जैसे लॉकडाउन समाप्त हो रहा है उसमें लोगों को कुछ कम लोगों को, जैसे 10-12 लोगों को आगे आकर उस पर काम करने की बात चल रही है, ताकि वो खुद अपना जो है वो उसकी उनकी जो चीज़ें हैं उसको ठीक करें, साफ सफाई का ख्याल रखें। शुरुआत में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत इसमें महसूस हुई। वो जैसे माना हमें सामान पहुंचाना है लोगों तक, मटेरियल बाहर से कहीं से आ नहीं रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो हम लोगों ने एक अप्रोच ये लगाया कि हम लोग जो गांव के लोकल दुकानदार हैं उनसे संपर्क करें और फिर उनसे सामान हम लोग परचेज करें और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे का पेमेंट करें। तो ये अप्रोच हम लोगों का सक्सेसफुली इसलिए रहा कि हम लोग बहुत सारे जगहों पर बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना किसी बाहरी सहायता के बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की समस्या ये है कि जैसे हम लोग किसान की बात कर रहे थे कि हम लोग किसान से भी हम लोगों ने परचेज करना स्टार्ट किया, लेकिन जो हम लोगों ने इनिशियल फेज में अध्ययन किया उसमें ये था कि जो भी किसान है वो अपने पास उनके पास जो अनाज की पैदावार होती है वो 1 साल का अनाज अपने पास रख लेता है, और बाकी का जो अनाज है वो जो बिचौलिया है या जो महाजन है वो उनके माध्यम से दे देता है, ताकि उसको पैसा बाद में मिलता है और किसान उससे अपना खाद बीज का, उर्वरक का परचेजिंग करता है। तो शुरुआत में हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल इसमें आ रही थी, लेकिन अभी बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे स्टेट्स में जो फसलें हैं जैसे गेहूं है, ये कट चुकी हैं और किसानों के पास उनका अपना अनाज आ गया है। जो भी ऐसे किसान हैं तो हम लोग को अब आसानी हो रही है कि हम लोग उनसे अनाज खरीद के और बाकी जो भी ज़रूरतमंद है जिनको हम राशन का किट दे रहे हैं उन तक ये अनाज हम लोग ईजिली पहुंचा पा रहे हैं। तो किसानों को लेकर ये बात है। दूसरी बात ये, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों पे सब्जियां जो हैं वो लोग रोड पे उसको फेंक दे रहे हैं, उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम लोगों का एक दूसरा अप्रोच ऐसा भी था कि हम लोग जो सब्जी वाले लोग हैं उनसे जाके डायरेक्ट सब्जियां खरीदें और जो भी गांव के लोग हैं जिनको आवश्यकता है उन तक उन सब्जियों को पहुंचाएं। तो इससे एक छोटा सा वाकया अगर आप लोग चाहें तो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो फिलहाल 2-3 दिन पहले मेरे साथ घटी। हम लोग बिहार में एक जगह एक खेत में गए थे हरी मिर्च खरीदने, क्योंकि हम लोग हरी मिर्च भी उसमें ऐड कर रहे हैं अपने किट में। तो किसान से मैंने पूछा कि कैसे, मतलब क्या भाव है, आप कैसे दे रहे हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि हम आपको 400 पर क्विंटल देंगे, मतलब 4 रुपये किलो के हिसाब से देंगे।
ऐसा सुनते मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा माथा ठनक गया कि 4 रुपये केजी तो हम लोगों ने आज तक सुना नहीं था। मतलब बचपन से लेके अब तक हमने नहीं सुना कभी इतना कम कीमत हुआ होगा। हमने पूछा चाचा जी मतलब एक्चुअल में आप मतलब ऐसे आप कितने में इसको बेचते हैं, जो आप बल्क में देते हैं कितने में देते हैं? तो बोले कि हम नॉर्मल दिनों में 12 रुपये के आसपास मिर्च को देते हैं, जो भी बिचौलिया होता है वो लेता है, वो मार्केट को ले जाता है। फिर मैं बोला कि आपको क्या लगता है कि कितने में हम इसे लें ताकि आपका जो पूंजी है वो भी निकल जाए और थोड़ा सा लाभ भी आपको मिल जाए? तो उन्होंने कहा कि बाबू आप मुझे 8 रुपये दे सकते हैं अगर, तो मेरी फसल की लागत तो निकल ही जाएगी, मेरा जो मुनाफा है वो भी थोड़ा सा उसमें ऐड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बाबा, हम लोग आपको 8 रुपये ही देंगे। तो ये देखने के बाद उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, या मतलब जो भी वो सोच रहे होंगे कि ये हमने 4 रुपया कहा और इन्होंने 8 रुपया मांगा। तो हमने अपनी संस्था के बारे में बताया कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो उन्होंने जो भी है, ऑब्वियस है कि वो दुआएं देंगे ही। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं अपने बचाव के तरीकों के साथ, तो आपको आत्मिक खुशी मिलती है। दूसरी बात, अपनी टीम जो पूरे भारत में जो भी काम कर रही है, उनके जज्बा जो है, उनके अंदर जो जज्बा है उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जब सारी जगह अपील हो रही थी कि सबको घर में रहना है, सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे, सरकारी जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना है। लेकिन लोगों ने देखा कि लोग ऐसे पलायन कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, उनके पास न खाने की चीज़ें हैं, न और भी कोई, न पानी पीने की व्यवस्था है, कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस स्थिति को देखते हुए जो भी हमारे टीम के लोग हैं, वो इसे देखते हुए इतना मतलब वो लोग द्रवित हो गए कि नहीं, हमें तो काम करना ही है, भले ही हम जितने भी प्रिकॉशंस है वो लें, लेकिन हमें अगर इस स्थिति में हम अगर उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे काम करने का, इस सेक्टर में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम सबको मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है और इस फील्ड में लोगों के बीच में काम करने का मौका देती है। जी थैंक यू शिव जी। कल ही बात हो रही थी मीना अंशु भैया सबसे टीम से, तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन बोला था, वो अभी तक मेरे जहन में है कि हम अब कपड़े को छोड़कर सब्जियां इकट्ठा कर रहे हैं और सब्जियां पहुंचा रहे हैं। और इसी चीज में एक ऐड करूंगी, मीना ने बताया था कि कुछ कुछ थोड़ी और छोटी बहुत इनोवेशंस हुई हैं, कि जैसे पंखा, वहां पे रूरल इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जो लोग कारीगरी करते हैं और जैसे पंखा बनाते हैं, तो पंखा भी उनसे लेकर किट में ऐड करना शुरू कर दिया गया है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है जो कि हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में बता रहे थे कि इनोवेशन के अंदर गूंज ने जो प्रैक्टिसेस की हैं, तो उनको भी, और अगर ऐसी छोटी बहुत प्रैक्टिसेस है वो जरूर ब्रेकआउट रूम में या भी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन में शेयर करिएगा। ठीक है, अर्पिता आपसे सुनना चाहेंगे, क्या चेंजेस आपने देखे हैं, क्या शिफ्ट आपने देखा है? गूंज में तो पिछले 9 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम ये जो वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग डिजास्टर में काम कर रहे हैं, दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग के विदाउट मूविंग आउट हम लोगों को इस डिजास्टर में काम करना है, जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फिर फिजिकल मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रेटेजी हम लोगों ने अपनाया है फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन टू रीच पीपल इमीडिएटली। गूंज का जो सबसे जो मुझे लगता है कि जो बहुत खूबसूरत चीज है वो है रिलेशनशिप एंड टीम। जो गूंज, inside the Goonj we have also built up a very beautiful team, and outside the Goonj we have built up a strong relationship with different partners, groups, networks and different volunteers also. तो जो है कि एक तो हमने जो किया, जहाँ पे हमारा ऑफिस ओपन हो सकता था, परमिशन लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया। और हमने क्या किया था, हमारा जितना भी टीम मेंबर्स है जो जहाँ पे स्ट्रैंडेड है या वर्क फ्रॉम होम में, हम अपने एरिया में भी काम स्टार्ट किया था। थर्ड जो है कि जो हमारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है जो वी हैव बिल्ड अप ओवर द डिकेड्स, तो उनके साथ भी हमने क्या किया, गांव में काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि जो भी हमारा पार्टनर्स है, दे हैव एक्सेप्टेंस इन द विलेज, दे हैव अ फेयर आइडिया अबाउट देयर एरिया। तो उनमें क्या हुआ कि हमने बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाया। क्योंकि जैसे है कि हमारे पूरे इंडिया में जितने अभी हम लोग शायद मोर देन 100 या 130 पार्टनर के साथ पूरे इंडिया में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत यूनिक पोटेंशियल है, उनका अलग कॉन्सेप्ट है, उनका अलग स्किल है।
तो हमने वो जो पार्टनरशिप है, हमने पूरा नेटवर्क को और पार्टनरशिप को पूरा एक्सप्लोर किया टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो इनमें क्या हो कि पूरे अभी जैसे हम वेस्ट बंगाल के सिनेरियो से अगर हम बोले या पूरे नेशनल लेवल के सिनेरियो से, जब अभी हम लोग मिजोरम, मणिपुर, आसाम एंड वेस्ट बंगाल, मतलब सब स्टेट में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अलीपुरद्वार में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है नॉर्थ बंगाल में जो टॉट कम्युनिटी है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कुछ दिन पहले हमारे पास आया था। एक्चुअली दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम असम। उनके पास गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई बीपीएल कार्ड नहीं है। दे वर अनएबल टू गेट राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ऐसे और कैलकाटा से नॉर्थ बंगाल पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जो हमारा लोकल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, जब हमने उनसे बात की कि आपको इमीडिएटली उस एरिया में विजिट करना है, देखिए कि जो स्टोरी पेपर में आया है, न्यूज़पेपर में, वो कितना रियल है। तो हमारा जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, दे वेंट देयर, दे विजिटेड दैट एरिया। बहुत ब्यूटीफुल देखिए, एक छोटी सी लड़की क्लास 6-7 में पढ़ती है। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में पूरा, मतलब ट्राइबल एरिया में क्या होता है नॉर्थ में, वो छोटे छोटे हैमलेट होते हैं जो पूरे जंगल के अंदर रहते हैं, टी स्टेट एरिया में रहते हैं। सी रीड्स इन क्लास 7 और 6 समथिंग, पूरे अपने लोकल लैंग्वेज में एक छोटे से कागज में लिख के भेजा कि हमारे घर पे खाने नहीं है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास, हम लोग माइग्रेटेड है, हमें मुश्किल से, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर हमें कुछ हेल्प मिल जाए। तो जो हमारा लोकल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप किया था। फिर हमने थ्रू दैट पार्टनर हमने वहां पे राशन पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं partnership and networking is very much important to expand our work geographically, to spread our ideas, to reach diverse community and to respond immediately during this crisis period. तो कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रेटेजी हमें लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट था। Thank you, Arpita ji, and thank you everyone for sharing. Anshu bhaiya, any final thoughts on this? इससे पहले कि हम ब्रेकआउट रूम्स में जाएं। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदली इस बार। जो मैंने कहा कि गूंज की एक जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही थी, वो रही थी मटेरियल। कि हमारे यहाँ मतलब पैसा कम आता था, मटेरियल ज़्यादा आता था हमेशा से, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। मतलब बट ये वाला एक ऐसा डिज़ास्टर था जहाँ पर लोगों को चाहिए मटेरियल, और मटेरियल कहीं से आ नहीं रहा है, नहीं भी। और जो मैंने पहले कहा था कि हब एंड स्पोक मॉडल हम करते थे, कि कुछ हब्स बनाते थे, वहाँ से बहुत सारे पार्टनर्स को और लोगों के साथ में काम करते थे। वो भी इस बार एकदम से नहीं हो पाया। सिटी में तो हो पाया, बट क्योंकि आपके तो डिस्ट्रिक्ट का ही बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं आप, तो जो गूंज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो था मटेरियल मैनेजमेंट, और वो भी लोगों से इकट्ठा किया हुआ मटेरियल का मैनेजमेंट नेट पे। और इस बार हम लोग बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपको जो भी चाहिए वो मार्केट से परचेज करना है, और वो भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, और उसके बाद वो लोगों तक पहुंच रहा है। एक जो चीज़ काम आई, जिसमें टीम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए सभी लोगों ने, वो ये कि भाई लोकल रूरल इकोनॉमी से हम लोग क्या उठा सकते हैं दैट वे। तो वो अभी हम लोग वी आर ऑल्सो मूविंग टू रागी, बाजरा, जो जहाँ मिल रहा है वहाँ की ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से। एक और फ़ायदा ये हुआ कि सिवाय मटेरियल के हमारा जो 20-21 साल का पूरा काम था वो एज इट इज़ काम आया। वो पूरा ग्रिड और नेटवर्क काम आया, जो हमने अदर से मतलब वैसे हमने करा हुआ ही था तैयार एक, क्योंकि वो फुल टाइम काम है। मटेरियल मैनेजमेंट का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काम आया, और उससे भी ज़्यादा जो बहुत काम आया वो हमारी ये ग्रास रूट लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी पार्टनरशिप्स काम आई, जिसमें हमने कभी भी एक सो कॉल्ड डोनर ऑर्गेनाइजेशन जैसा बिहेव नहीं करा, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग करते हैं, बल्कि दोस्तों का एक बिहेवियर रहा कि भाई एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, और हम कुछ छोटे मोटे रिसोर्सेज लाएंगे, बट उससे बड़ा रिसोर्स आपके पास है, क्योंकि आप कम्युनिटी को समझते हैं, पहचानते हैं। और एक और जो बात रही आई थिंक वो है कि ट्रस्ट जो हम लोगों ने बिल्ड किया है आपस में एक दूसरे के ऊपर, कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और लास्ट पॉइंट, आई थिंक स्ट्रक्चर में मे बी ब्रेकआउट ग्रुप्स में आप लोग बात कीजिएगा कि जो पूरा मॉडल का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो ऑलरेडी सारे चैप्टर्स अपने फैसले बहुत सारे खुद किया करते हैं, वो इस समय सबसे ज़्यादा कामयाब रहा। कि आपको किससे पार्टनरशिप करनी है,
कौन सी सब्जी खरीदनी है, टोकरी बनानी है कि आलू खरीदने हैं, वो सब आपका काम है। मतलब हम आपसे ये भी नहीं पूछ रहे कि आपको इससे पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी। एक बेसिक गाइडलाइन है इंस्टीट्यूशन की जो पिछले 20 साल से लागू है वो। और रातों रात फॉर्मेट्स बदले हम लोगों ने। पहली बार कैश ट्रांजेक्शन भी हुआ कि भाई किसान के पास कौन सा बिल है, किसान के पास कौन सा जीएसटी है, तो आप उसे कैसे करोगे। और कोई 150-200 ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल्स को पकड़ा। तो जैसे उत्तम है हमारी टीम के मेंबर, अब वो कहीं झारखंड में अपने घर गए थे, फंस गए वहां पर। ऐसे बहुत लोग हैं जो फंस गए थे। तो हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम ही आसपास तुम इंस्टीट्यूशन बन जाओ, और तुम्हारा जो घर है वो कलेक्शन सेंटर है, मतलब वो प्रोसेसिंग सेंटर है, वहां पे किट बनेंगी, तुम वहीं से शुरू करो। और हमने उनके अकाउंट्स में कैश ट्रांसफर करना शुरू करा जिससे वो लोग खरीदे। तो ये कुछ अच्छा रहा, मतलब इससे इट्स अ गुड लर्निंग फॉर अस, एंड आई थिंक इट्स वेरी हम्बलिंग कि आप एक चीज यदि तैयार करते हो तो वी नेवर न्यू, वी नेवर वांटेड कि कभी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा कि सारा ग्रिड इकट्ठा हमें यूज करना पड़ेगा। बट देखिए वायरस ने मौका दिया है तो अब कर रहे हैं। राइट राइट। जब आप बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट लाइक रोंगटे खड़े हो रहे थे अंशु भैया, बिकॉज लाइक इस लेवल ऑफ ऑटोनॉमी और इस लेवल ऑफ फ्रीडम ग्राउंड पे लोगों को देना, एंड 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 टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस ब्यूटीफुल। एंड मेरे दिमाग में ऑलरेडी 10 सवाल आ रहे हैं और मेरे को बहुत टेम्पटेशन है कि मैं कहूँ कि ठीक है ब्रेकआउट रूम साइड पे रखते हैं, बस ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। बट वी वुड हम चाहेंगे कि हम ऑडियंस को भी एक तजुर्बा दें और एक मौका दें कि वो जो हमारे 3 बाकी स्पीकर्स हैं उनके साथ वन ऑन वन बात कर सकें। तो अभी ऑडियंस हम लोग क्या होगा, अभी हम सब लोग एक एक अलग पार्ट में जाएंगे। तो अभी इसके बाद आप सबको एक ब्रेकआउट रूम में भेजा जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस वहीं रहिए। आपके फोन पे या आपके कंप्यूटर पे एक नई स्क्रीन आएगी और आप एक स्पीकर के साथ, या तो इमरान जी के साथ या अर्पिता जी के साथ या शिव जी के साथ, आप उनके साथ जाएंगे एक एक अलग कमरे में। और वहां पे जो शिव जी हैं वो बात करेंगे कि उनका तजुर्बा कैसा रहा है किसान भाइयों के साथ इस टाइम पे, तो स्पेसिफिकली वो उस टॉपिक पे बात करेंगे। अर्पिता जी जो बात करेंगी वो बात करेंगी कि जो पार्टनरशिप मॉडल रहा है गूंज का, उसके ऊपर कैसे फोकस किया है गूंज ने। तो वहां पे अगर आप हैं तो अर्पिता जी स्पेसिफिकली उस टॉपिक पे बात करेंगे। और उसके बाद जो इमरान जी हैं वो बात करेंगे कि गूंज ने अपना रिसोर्स कलेक्शन कैसे बदला। इसके बारे में थोड़ा सा अंशु भैया ने भी अभी बात करी है, बट जो वो कलेक्ट करते हैं सामान, वो मॉडल कैसे बदला गया इस टाइम पे। तो ये 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स पर ये 3 लोग बात करेंगे। आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का। इस टाइम पर हमारे पास करीब 15 मिनट होंगे, 15 मिनट होंगे इकट्ठे। तो अभी जो स्पीकर आपने मांगा था, हमारे पास इस वक्त 123 लोग हैं चैट पे। हम ट्राई कर रहे हैं कि सबको वहां भेजने की जहां वो चाहते हैं, पर हो सकता है आपको वो वाला रूम ना मिले। पर जहां भी हो आप एंजॉय करिएगा और नए नॉलेज तो आपको मिलेगी। तीनों एकदम धुरंधर स्पीकर हैं। तो अरहान, अगर इफ यू आर रेडी तो हम लोग ब्रेकआउट रूम में जा सकते हैं अगले करीब 10 सेकंड में।
तो होता ना है, कटे तब ना हो काटिए ऐसे बहुत छोड़िए ना, इसमें कम से कम वो आ जाए, हम आप करेंगे। वेलकम एवरीवन। और इसी के साथ हम सब लोग वापस आ गए हैं मेन रूम में, जहाँ पे हम थे सब लोग इकट्ठे पहले अपने ब्रेकआउट रूम से। आई होप कि आपको ब्रेकआउट रूम में आपने अपने 3 स्पीकर्स के साथ बात कर पाए और कुछ नया अपने सीखने को मिला। अभी हम पिछले करीब 1 घंटे से ज़्यादा से 1 घंटे 20 मिनट से हम सिर्फ सुन रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट का साइलेंस लेंगे और जो हमने सुना है उसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब करेंगे, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा सवाल आप सबको ये है सोचने के लिए इस 1 मिनट की साइलेंस में, व्हाट इज बिकमिंग क्लियरर टू यू आफ्टर द लास्ट 80 मिनट्स? आप लोगों को क्या क्लियर होता जा रहा है, क्या चीज समझ आई है पिछले 80 मिनट की इस चर्चा के बाद? 1 मिनट का साइलेंस लेंगे और उसके बाद थोड़ा टाइम शायद शेयर करने में भी लेंगे। सो आप सबको मैं 1 मिनट के बाद वापस लाता हूँ।
थैंक यू एवरीवन। वापस आते हैं और आई थिंक हमारे रूम में जो बात हो रही थी, एक मुद्दा जो चला था वो रिवर्स माइग्रेशन का चला था, और एक दो जो बातें अंशु भैया ने शेयर करी वो काफ़ी हिट करी मेरे को। एंड उसमें से एक बात थी कि जो गाँव से आते हैं वो लोग, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अंशु भैया कह रहे थे कि उनको कैश क्रॉप नहीं उगाना चाहिए और उनको एक नॉर्मल क्रॉप ही उगाना चाहिए। उनका यही सुझाव है, क्योंकि जब वो गांव में होते हैं तो भी वो शहर वालों के लिए काम कर रहे हैं, और अगर वो उनका वापस अगर वो शहर में आते हैं तो भी वो शहर वालों के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हिट करी कि शायद गांव वालों को गांव वालों के लिए ही काम करना चाहिए, अपने लिए ही, अपनी इकोनॉमी के लिए काम करना चाहिए। एंड जो हम शहर वाले हैं, वी वी विल फिगर आउट अ वे। दैट हिट। अगर आप अगर आपके पास कुछ शेयर करने को है तो मैं चाहूंगा, अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने चैट बॉक्स में वही चीज डाल सकते हैं, व्हाट इज बिकमिंग क्लियरर टू यू। पिछले कुछ 1.5 घंटे की चर्चा के बाद आपको क्या चीज नहीं समझ आई है, या क्या चीज पहले से पता थी और अब वो और दृढ़ हो गई है, वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे पास करीब 5 मिनट है, और ये 5 मिनट में अपने स्पीकर्स को देना चाहूंगा, और शायद शिव जी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पर मेरा क्वेश्चन स्पीकर्स के लिए ये है, अंशु भैया, अर्पिता एंड इमरान जी की। 2 सवाल है, मैं 2 पूछता हूँ, आप कोई भी एक चूज करके जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि अगर आप लोगों को क्या चीज आशा देती है, व्हाट गिव्स यू होप, दैट इज वन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग इस वक्त यहाँ पे करीब 100 लोग हैं इस कॉल पे। अगर आप को बताना होता हम 100 लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है इस टाइम पे, हम बेस्ट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों सवाल में से कोई भी आप चूज करिए, और एक एज अ क्लोजिंग थॉट प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। इमरान जी, अगर आप रेडी हैं तो आप जाएंगे पहले। साहिल शिवजी इज ऑल्सो ज्वाइन बैक। ओह, शिव जी भी आ गए, ग्रेट। तो इमरान जी से स्टार्ट करते हैं, और फिर अर्पिता जी से, और फिर शिव जी के पास जाते हैं, एंड फिर फाइनली अंशु भैया के पास। इमरान, आप हैं यहाँ पे? जी ओके, शेयर करिए। देखिए, जहाँ तक आशा की बात है तो हमारे लिए आशा करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ी आशा की जो बात यह है कि हमारे पास वो ताकत है कि हम लोग मतलब अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी आशा तो ये है। हम ऐसे लाखों लोग जो अपने घर पे हैं या कहीं भी हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उनके पास वो रिसोर्स नहीं है कि वो कुछ कर पाए, या वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत वो लेकिन उनके पास वो ताकत नहीं है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसी जगह पे हैं कि एज ए टीम हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। जो सोचते हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, या जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उस पर मतलब करने की कोशिश कर पाते हैं, एक दूसरे को गाइड कर पाते हैं, एक दूसरे से गाइडेंस ले पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए आशा है कि हम जो सोचते हैं वो उसके लिए करने के लिए जो एक ताकत या चीज की जो जरूरत है वो हमारे पास ऑलरेडी है। वो इतने सालों में हम सभी लोगों ने मिलकर के एज ए गूंज एग्जामिनेशन कमाया है। ये सबसे बड़ी आशा है। और जहां तक दूसरे सवाल की बात है, बस 2 लाइन में कि जितने लोग भी हैं, जहां पर भी हैं और जिस तरीके से भी हैं, क्योंकि ये डिजास्टर कोई ये फ्लड नहीं है, अर्थक्वेक नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है। तो ये एक गली से, एक इंसान से, एक पड़ोसी से, जिससे जो जहां जैसे हो रहा है वो वहां पर अगर वो हेल्प करेगा, और वही एक ताकत बनती है। जैसे अभी सर पे कोट कर रहे थे कि हमारे यहाँ उत्तम वहां पर है, झारखंड में है, और वो फंस गए हैं, और वो कुछ दिन तक वो खुद नहीं समझ पाए कि क्या करना है। फिर अब टीम में बहुत सारी स्टोरी और ये सारी चीज शेयर हो रही थी, वो प्रिपेयर्ड हुए हैं, सर से बात हुई, हम लोगों से बात हुई, तो उन्होंने 100 किट से शुरू किया। अब और अगल बगल के लोगों से बात किया, कोई स्पोर्ट्स क्लब था उनके मेंबर से बात किए, और अब वो 1000 किट तक मतलब पहुंचने वाले हैं, यानी कि 1000 किट तक राशन देने वाले हैं। यानी कम से कम 3 से 4 लाख तक का परचेज करने के एक मार्ता रखते हैं। तो वो एक इंसान में है। तो ये हमारी उम्मीद भी है, ये हमारी ताकत भी है, और यही आप सबसे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो जहां पे हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ करेंगे वो बेहतर होगा। थैंक यू। थैंक यू इमरान, थैंक यू आज आने के लिए एंड फॉर दिस मैसेज, थैंक यू। अर्पिता जी, आर यू देयर?
अर्पिता जी आप हैं कॉल पे? शायद नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो गए शायद। शिव जी अगर आप वापस आ गए हैं तो आप शेयर करना चाहेंगे? जी सवाल एक बार फिर से पूछेंगे क्या? मैं सुन नहीं पाया था उसे। हाँ जी। इस टाइम पर आपको क्या चीज आशा देती है? ओके, तो जैसा लोगों ने जैसा रिएक्ट किया, आसपास के लोगों ने, अगर हम लोग आसपास के लोगों की बात करें, देश के सामाजिक संस्थाओं की बात करें, जो वॉलंटियर्स हैं उनकी बात करें, जो नौजवान हैं अगर हम लोग उनकी बात करें, तो ये अपने आप में एक आशा का संचार उत्पन्न करता है कि लाख जान पे, आपके जान पे बनी हुई है कि आपके जान को क्षति है, उस सब की परवाह किए बिना दूसरों की चिंता करते हुए उनको मदद पहुंचाना, उनकी देखरेख करना, एक दूसरे की देखभाल करना, अपने पड़ोसियों की मदद करना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये इस कोविड के दौर में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को आसान्वित बनाने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू शिव जी, थैंक यू। वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पिता जी आप इसके बाद जाएंगे और उसके बाद अंशु भैया आप जलेबी स्टोरी शेयर करिएगा और फिर आपका मैसेज। मुझे लगता है कि जो इतने बड़े क्राइसिस में सबको एक साथ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, वो इंडिविजुअली हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई वॉलंटियर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारे अंदर जो एक्सपर्टीज है, जो भी पोटेंशियल है, हम सबको एक ही जगह पे रख के हमें काम करना है। जिसका जहाँ पे रीच है, जो जितना कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी सुन सकते हैं आपको, आप बोलिए। हेलो, नहीं हाँ जी आप बोलिए अर्पिता जी। जो है कि हम सबके, जो मैं बोल रही थी कि हम सबके अंदर बहुत आशा है कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं हम लोग लेवल पे, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्कूल कॉलेज, जिसके अंदर जितना भी ताकत है, पोटेंशियल है, हम अपने अपने लेवल पे काम करें। एक साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम सबका शायद जो हम लोग सेक्टर में है, सबका ऑब्जेक्टिव मोटो सब एक ही है, बस यही। थैंक यू अर्पिता जी शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू आज हमारे साथ पिछला 1.5 घंटा जुड़ने के लिए। अंशु भैया। तो मैं ये सोच रहा था, ये जो बीच बीच में आवाजें आती हैं ना, ये वो हमारी टिपिकल इंडियन हैबिट है। जब हम लैपटॉप पे भी होते हैं तो उसके साथ में व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं तो मल्टीटास्कर हैं ओरिजिनली एज इंडियन हम लोग, तो ये तो एक होप भी देता है मल्टीटास्कर होना। दो चीजें बहुत सिंपल सी, एक तो बहुत गर्व हुआ, ऐसा नहीं था कि पहले गर्व नहीं है, बट इस बार बहुत गर्व हुआ कि हम एक बहुत ही खूबसूरत सोशल सेक्टर को बिलोंग करते हैं। मतलब जो शिव जी ने भी बोला कि जिस तरीके से आपके पास कोई पीपीई किट नहीं है, आपको हेल्थ रिस्क नहीं मालूम है, आपकी फैमिली भी उतनी वल्नरेबल है जहां आप वापस आते हैं, और इन एनी केस समाज आपको अंदर आपकी सोसाइटी में घुसने देगा कि नहीं दिखने देगा। हमारे अपने साथ के बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से अलग हटके जाके रह रहे हैं इस काम को करने के लिए। हमारी अपनी वो दिल्ली के वो जो 4-5 लोग हैं, वो 1.5 महीने से अपने घर नहीं गए हैं, वो उसी ऑफिस में खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे इस देश का सोशल सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी अहमियत है, कितना दिल से जुड़ा हुआ है, कितना बड़ा रिस्क टेकर है, आई थिंक ये साबित हुआ। तो बहुत बड़ा एक तो गर्व हुआ, और वही मेरी उम्मीद है, वही मेरी आशा है। दूसरा, इस देश के कॉमन इंसान, बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो आज भी हिंदू मुसलमान कर रहा है, और अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना का खासतौर पे एक्सपर्ट बन गया। बट उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, आई थिंक वो हमारी आशा है कि किस तरीके से लोगों ने अपने रसोइयों में, घरों में खाना बनाया और बाहर बांटा।
और किस तरीके से लोग बाहर निकले और लोगों ने मिलके काम किया और अलग अलग सोसाइटीज़ में पैकिंग करी, लोगों सामान की और पहुँचे। तो दोनों तरह के लोग दिखे, एक बहुत ही घटिया किस्म के लोग दिखे, बट दूसरी तरफ एक बहुत ही अच्छे किस्म के लोग दिखे और अच्छे किस्म के लोग कम नहीं दिखे। तो वो एक अपने आप में हर हाल में आशा है। हम क्या कर सकते हैं ये 90-100 लोग, मैं सबको कह रहा हूँ कि 2 शीट बनाइए इस सेशन के बाद में। एक शीट पर आप सिर्फ अपने सारे कनेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स लिखिए, अपने रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट्स, अपने भाई बहनों के, दोस्तों के सारे कनेक्ट्स लिखिए और देखिए उसमें से किसको किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से कोई इंसान किस चीज़ में काम आ सकता है। दूसरे पेज पर अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, और वो स्ट्रेंथ सिर्फ वो नहीं है जो आपने पढ़ाई की है। आपकी स्ट्रेंथ पेंटिंग हो सकती है, आर्ट हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ गाना हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, अच्छा खाना बनाना हो सकती है, वेब पे कुछ खाना बनाना सिखा दीजिए किसी को, क्योंकि बहुत डिस्ट्रेस का टाइम है। अखबार खोलो तो गंद, खबर खोलो तो गंद, फेसबुक खोलो तो गंद, कुछ पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा। और फिर मेरे ऐसे लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे, वो और गंद मचाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं कुल मिला के। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ लोग अपने अपनी एक्टिविटीज करें। यदि आपको ये भी लगता है कि 5-7 लोग आपकी बैठ के सुन लेते हैं और वो आपसे इत्तेफाक रखते हैं, मतलब कम से कम आपके बोलने के अंदाज उन्हें बड़ा पसंद है, तो मैं तो कह रहा हूँ वो भी कर डालिए इस बार, क्योंकि सुकून चाहिए इस समय लोगों को। ये डिजास्टर ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। बस इतना ही बोलना था। और बाकी रही शिवजी वाली जलेबी की स्टोरी, तो जो शायद वो मैं गलती से उस चैट रूम में शायद आपने ही मुझे ट्रांसफर कर दिया था लकीली। तो जब शिवजी का कनेक्शन कटा तो मैं वहाँ मौजूद था और वो वापसी की बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता उनकी कौन सी फेवरेट स्टोरी है, तो मेरी अपनी फेवरेट स्टोरी ये है कि हम उसमें एक मैपिंग करते थे वापसी के प्रोग्राम में कि आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या हैं। वो तो एक बात है। दूसरा हम उनसे पूछते थे कि आपके और एस्पिरेशन क्या है, क्या बनना चाह रहे थे, क्या चीज़ आपको पसंद है। तो नॉर्मली जब आप कभी उड़ीसा, बिहार, झारखंड में जाके बात करेंगे, बोलेंगे स्किल क्या है, तो हर आदमी कहेगा कुछ नहीं जी मजदूरी करता हूँ, कुछ नहीं जी मजदूरी करता हूँ। उससे ऊपर वो कभी सोचता नहीं, क्योंकि मजदूरी को तो आपने स्किल ही नहीं माना, मजदूर को तो आप अनस्किल्ड बोलते हो। ये सोचिए ना, एक बंदा एक बार सिर में कैसे 16 ईंट लेके आ सकता है, वो तो स्किल है ही नहीं। ये भी तो एक बात है ना, मेरे जैसे लोगों के लिए तो वो स्किल ही नहीं, हमने तो परिभाषाएं बदल दी। तो हम ऐसे ही एक से बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि नहीं साहब मैं तो मजदूर हूँ। फिर हमने और कुरेदा, बोले हाँ साहब अच्छा मैं हमने पूछा कहाँ काम करते थे, बोले हलवाई के यहाँ काम करते थे, क्योंकि जैसे इस देश में तो हर ढाबे पे हर जगह बच्चे पाए जाते हैं, तो उसने भी कहीं बंदे ने किया होगा। तो हमने कहा क्या पसंद है, जलेबी पसंद है। बोला हाँ जलेबी पसंद है। हमने कहा जानते हो जलेबी बनाना, बोले हाँ जानते हैं जलेबी बनाना। तो हमने उसको एक छोटी सी 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए की एक किट सी दी। मतलब बेसिकली जलेबी की किट में क्या चाहिए, थोड़ा मैदा, एक कपड़ा, एक कढ़ाई, एक पौनी और कुछ चीनी, तो वो सब उसको दिया। तो मुझे याद है शिवजी भी थे, मैं, शिवजी और कोई और, हम टीम एक बार वो बड़गांव करके इलाका था, वहाँ गए। तो हाट लगती थी हमारी, वापसी हाट हम लोग लगाते थे हफ्ते में 2 दिन। तो उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ उस जलेबी वाले के पास थी। तो हमारा नंबर नहीं आया, तो हमने कहा चलो आके खाएंगे। और आते आते वो गांव में घूमते घामते कोई रात के 9 बज गए। रात के 9 बजे साहिल आप विश्वास नहीं करोगे कि पूरा हाट बंद हो चुका था, बट लालटेन में वो बंदा जलेबी अभी भी बेच रहा था, क्योंकि पहली बार गांव के अंदर जलेबी आई थी किसी हाट में, वरना आपको जलेबी के पास जाना पड़ता है। और उस जमाने में 2008-9 की बात है ये, 50 रुपए किलो के आसपास शायद वो जलेबी बेचा करता था। और उसने बताया कि हर हफ्ते में 2 दिन वो 1000-1200 रुपए सिर्फ जलेबी बेचने से बचा लेता था। तो ये बात ये है कि आप किसी को सिर्फ इस बात से मत आके कि उसने क्या पढ़ाई की है, वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। उसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार जब लंच के टाइम में कुछ लोग, मजदूर लोग जो है आराम करते हैं, कुछ 1-2 मजदूरों के दिमाग में कीड़ा होता है, वो कन्नी पौनी उठा के कुछ ना कुछ काम करते रहते, क्योंकि उनके एस्पिरेशन मिस्त्री बनने के हैं। वो गलती से विशियस साइकिल में फंस गए मजदूरी के, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उन्हें। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज वापसी ऑल अबाउट। तो मैं ये जानता हूँ हर हाल में कि गांव के जो लोग वापस गए हैं उनके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, उनकी बहुत सारी स्किल हैं, और हम लोगों को बहुत मेहनत करनी चाहिए इस चीज़ पर कि अब उनकी दोबारा से बेइज्जती ना हो। बस मैं तो एक ही चीज़ लाइफ में लेके चल रहा हूँ। थैंक यू। सो पावरफुल। इसके बाद मैं कुछ भी कहूँगा तो इट विल नॉट डू जस्टिस, पर आई फील सो प्रिविलेज्ड एंड सो ग्रेटफुल कि आप 4 लोग आज
हमारे साथ एंड बाकी गूंज की टीम कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े एंड यू आपने 1.25 घंटे हमारे लिए निकाले और हम सबको बताया इसके बारे में. Thank you so much, and like I said, I feel very grateful and honored. Thank you everyone. और आप सबके लिए कुछ मैसेजेस चैट बॉक्स में भी हैं. अगर आप गूंज टीम के लिए बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में लिखा है, तो अगर आप चाहें तो आप प्लीज़ मैसेजेस वहाँ पढ़ सकते हैं. बाकी ऑडियंस, इफ़ यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द गूंज टीम, प्लीज़ यू कैन टाइप इट हियर एंड मे बी वो लोग वापस अपनी बाकी टीम के पास भी लेके जा सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी के साथ यहाँ पे वी विल से गुड बाय. थैंक यू गूंज टीम एंड बाय बाय. थैंक यू अंशु भैया. Thank you, all the best. Thank you. Thank you. Thank you. We enjoyed. Bye. Thank you so much, Ashuji, and all the 4 speakers. It was such a great feeling to join you with something hopeful. Thank you. थैंक यू जया जी. थैंक यू स्मिता जी. Thank you. शायंतन पूछ रहे हैं क्या एक और सवाल पूछने का टाइम है क्या? वापस कब कर रहे हो नेक्स्ट सेशन? हर सैटरडे को होता है मैम ये सेशन. तो आप हर सैटरडे को 5 बजे आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी लिंक पे. 5 बजे या 3 बजे? नहीं 5 बजे. इस बार सिर्फ 3 बजे था, वैसे 5 से 6:30 होता है. तो आप सेम लिंक पे क्लिक करिएगा, ये चल रहा होगा. ओके, great. बाय. Thank you so much. Thank you everyone. Bye. Bye.